नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें हम खास तौर पर बात करने वाले हैं किडनी संबंधी रोगों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किडनी हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है और उसका ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम किडनी की कार्य प्रणाली को करीब से समझेंगे, इससे जुड़े रोगों को भी करीब से जानेंगे और विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि किडनी संबंधी रोगों का उपचार आयुर्वेद में किस प्रकार से किया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव हैं, जो विभागाध्यक्ष पंचकर्म, मुख्य परिसर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है किडनी संबंधी रोग और आयुर्वेद में उनका उपचार। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे किडनी को लेकर कि किडनी, हम कहते हैं कि हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये अंग क्या है, किस तरह की इसकी कार्यप्रणाली है, क्यों इसे एक बेहद महत्वपूर्ण अंग माना गया है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि किडनी एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। जैसे कि और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, पैंक्रियाज है, उसी तरह से किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है। किडनी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम लेते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसका एक पार्ट तो जो है वो हमारी न्यूट्रिशन में चला जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो बाहर निकलता है मेटाबोलाइज होकर के। मेटाबोलाइज होकर के जब वो बाहर आता है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक तो हमारा जीआईटी है और दूसरा हमारा किडनी है। तो किडनी जो है यूरिन के रूप में उन टॉक्सिन्स को जो कि मेटाबॉलिज्म के बाहर बनते हैं, जो अगर शरीर के अंदर रह जाए तो वो पॉइजन की तरह हो सकते हैं, तो किडनी उनको निकाल के बाहर करता है। और तो इसलिए एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को या बॉडी को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है या प्यूरिफाई करता है हमारा किडनी, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। अब हमारे शरीर में दो किडनियाँ भगवान ने दी हैं, प्रभु ने हमें दो किडनियाँ दी हैं। इसलिए दी है क्योंकि हमारे ऊपर लगातार वर्डन होता है, ओवरलोड होता है इन्हीं चीज़ों का, चाहे हम जो भी खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं। तो इसलिए उन दोनों किडनियों का काम यही होता है कि वो एक तरह से बॉडी को पॉइजनस होने से बचाएं, टॉक्सिन से बचा लें, जिन टॉक्सिन्स को हम वो बाहर कर देती हैं। इसलिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज के समय की अगर हम बात करें, जीवन शैली लोगों की बहुत बदल रही है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो प्रमुख तौर से किडनी संबंधी हैं और आजकल उन रोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कम उम्र में लोगों में किडनी संबंधी रोग पाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे विकार, कुछ ऐसे रोग आप बताइए जो आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक्चुअली किडनी जब किडनी को कोई रोग होता है तो उससे पहले आप समझो कि उससे पहले बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये सबसे कॉमन डिजीज़ जो आज की डेट में अगर हम मान के चलें तो वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो पूरे बॉडी के हर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा किडनी है। तो आप देखोगे कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है हमारी बॉडी को रिग्रेस करने में, कम करने में, हमारे एज को कम करने में। तो जितने भी ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें जनरली ये देखा जाता है कि 4 to 5 ईयर्स के बाद उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो ही जाती है। तो पहले इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन क्या है, हम किन कंडीशन से चल रहे हैं, किन कंडीशन से फेस ऑफ कर रहे हैं। तो उससे किडनी डिजीज़ से हम बच भी सकते हैं और किडनी डिजीज़ होने वाली होती है। जो मोस्टली जो डिजीज़ हमें देखने को मिल रही है आज के जनरेशन में, वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, सीकेडी बोलते हैं उसको। और सीकेडी के बहुत सारे कारण हैं। तो अब वो बच्चों में भी मिलने लगा है, अब टीन एज में मिलने लगा है, यूथ में मिलने लगा है और ओल्ड एज में तो है ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ आज की डेट में है वो सीकेडी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप अभी बीमारियों की यहाँ पर लगातार बात कर रहे थे, क्या कारण आप मानते हैं, क्यों लगातार किडनी से जुड़े ये जो विकार हैं, जो रोग हैं, इनके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या इनके पीछे वजह है? इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा है लाइफस्टाइल। जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान है और जो हम चीज़ों को जो हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो आहार मतलब हमारे डाइट से रिलेटेड हो और चाहे वो हमारे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, चाहे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में करते हैं या हमें मजबूरी में करना पड़ता है, उनके कारण से ये विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़ सबसे बड़ा कारण है किडनी डिजीज़ का, और डायबिटीज़ का जो रोग डेवलप होता है वो उसका कारण ही आहार विहार है।
तो जितनी चीज़ें हम इस तरह की जो लेते हैं, जो चीज़ें बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं, वो किडनी को भी जाके इफ़ेक्ट करती हैं। और इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस एक बड़ा कारण बन गया है। दूसरा है कि जो हम डाइट ले रहे हैं उनमें और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मात्रा कितनी है। तीसरा कारण है कि जो हमारा वाटर कंटामिनेशन है, जो हम पानी पीते हैं वो कितना कंटामिनेटेड है, वो कितना प्योर है, इस पर बहुत डिपेंड करता है किडनी डिसऑर्डर। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे हम वाटर लें, चाहे हम डाइट लें, चाहे हम हवा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें किडनी डिसऑर्डर को डेवलप करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आयुर्वेद में किडनी को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, और किडनी से जुड़े जो तमाम रोग हैं उनको लेकर कुछ जो कहा गया है वो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आयुर्वेद में जो किडनी डिसऑर्डर्स हैं इनको मूत्र व स्रोतस के अंतर्गत लिया जाता है। आयुर्वेद में जो पूरे शरीर को 13 प्रकार के स्रोतस में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक मूत्र व स्रोतस भी है। तो मूत्र व स्रोतस के अंतर्गत लिया गया है। और मूत्र जो है शरीर का मल है एक तरह से, जिसको हमें बाहर करना होता है। तो जो मूत्र व स्रोतस होता है वो पहले मूत्र का निर्माण करता है और मूत्र का निर्माण करके उसे बाहर करता है। जब ये हमारे शरीर की अग्नियों का काम है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे शरीर की अग्नि जब ठीक से काम नहीं कर पा रही होती है तो मूत्र का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा होता है। एक्चुअली जो मूत्र है वो बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसको कम्प्लीटली एलिमिनेट होना चाहिए, बॉडी से बाहर जाना चाहिए। लेकिन जब उस मूत्र में और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे प्रोटीन मिल जाए, शुगर मिल जाए, आरबीसीज मिल जाए, तो वो मूत्र फिर प्योरली मूत्र नहीं रह जाता है। इसको हम लोग आम मूत्र कहते हैं। और ये आम मूत्र जब बाहर निकलने लग जाता है तो वो बेसिकली हमारे शरीर की मेटाबॉलिक कंडीशन को बता रहा होता है कि मेरे शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चल रहा है। और एक तरह से हमारे शरीर की बिगड़ी हुई मेटाबॉलिज्म का इंडिकेशन देती है किडनी हमको। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर की अग्नि ठीक है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो किडनी अपने आप ठीक फंक्शन करेगी। तो ये आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन है जो स्पेशली किडनी डिजीज़ के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब, लक्षणों की यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर हमारे शरीर में कुछ ठीक नहीं है, किडनी संबंधी कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है कहीं ना कहीं, तो किस तरह के लक्षण हमारे शरीर दिखाना शुरू करता है, और कब हमें उन लक्षणों की पहचान करते हुए चिकित्सक के पास जाना चाहिए? तो थोड़ा लक्षणों के बारे में भी बताइए आप। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई किडनी डिजीज़ होती है तो शुरुआत के टाइम में हमें कोई लक्षण मिलते नहीं है। बेसिकली वो जिसको हम लोग कहते हैं सिम्टमलेस पीरियड होता है, वो उसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको जनरली जो मरीज होते हैं उनको अवॉइड कर जाते हैं या उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है थकान लगना, बार बार थकान लग जाना, और थोड़ा काम करने पे ज़्यादा थकान लग जाना, हमेशा आलस से बना रहना, भूख का ना लगना। ये बड़े अर्ली सिम्टम्स हैं, बहुत शुरुआत में होते हैं, और इस पे लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। या हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हम जल्दी से थक जाते हैं, हमारी सांस फूलने लग जाती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो सिम्टम आने शुरू होते हैं वो है कि हमारे शरीर में स्वेलिंग होनी शुरू होती है, चाहे वो पैरों में स्वेलिंग होनी शुरू हो, चाहे सबसे पहले हमारे फेस पे स्वेलिंग होती है। जब हम सुबह सो के उठते हैं और हम सबसे पहले अपने आप को देखते हैं तो हमारा फेस थोड़ा सा बड़ा दिखता है या पफी दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेल्ड फेस दिखता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जिनको अगर हमने शुरू में ही देख लिया तो और तुरंत समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो लीवर डिस्टर्ब है, चाहे हमारी किडनी डिस्टर्ब है। तो हमें तुरंत जो है अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। उसके बाद के सिम्टम्स तो फिर एनीमिया डेवलप होना शुरू होगा, हमारी जो है बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, हमारी यूरिन का स्मेल चेंज हो जाएगा, हमारी जो यूरिन है उसको करते समय हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स बाद में आने शुरू हो जाते हैं। और बार बार यूरिन होगी या यूरिन एकदम से रुक जाएगी, ये सारी चीज़ें बाद में आती है। लेकिन सबसे पहला सिम्टम जो सबको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, कि बिना कुछ ज़्यादा काम किए हुए अगर आपको थकान लग रही है बार बार, और आपको लगता है कि हमारी न्यूट्रिशन ठीक है, हम खाना भी ठीक खा रहे हैं, हम सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये बार बार थकान लग रही है, ये सबसे पहला सिम्टम होता है किडनी डिजीज़ का। डॉक्टर साहब, क्या किडनी से जुड़े हुए जो विकार हैं क्या ये अनुवांशिक होते हैं? क्या ये हेरिडिटरी हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होते हैं? हाँ, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं किडनी के कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक अल्पर्ट सिंड्रोम होता है जो किडनी डिसऑर्डर है वो। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जो हमारी किडनी में सिस्ट बनता है, और जनरली वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो जेनेटिक है तो ठीक नहीं हो सकता है। अगर वो जेनेटिक है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर है वो। तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, बट मोस्टली डिसऑर्डर्स हमारे जो हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। डॉक्टर साहब,
हमने बात डिसऑर्डर्स की यहाँ पर की है, अब उपचार को लेकर बात करते हैं। तमाम आप बीमारियाँ यहाँ पर किडनी संबंधी बता रहे हैं, किस तरह से आयुर्वेद में किडनी संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है? जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, जब मरीज आता है, तो डायग्नोसिस किस तरह से शुरुआती किया जाता है और उसके बाद जो उपचार है वो किस तरह से आगे बढ़ता है? देखिए, किडनी के रोगों में सबसे पहले डायग्नोसिस तो सिम्टम्स से ही होती है कि जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं, मोस्टली 4 सिम्टम्स हैं जो पेशेंट हमेशा बोलते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो जो मैंने बताया कि वो थकान की बात करते हैं, हमेशा दुर्बलता होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो सिम्टम वो बोलते हैं कि हमें ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रही है उनकी। तीसरा सिम्टम बोलते हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, ये बार बार उनको जाना पड़ रहा है या फिर वो यूरिन बहुत कम हो रही है उनको। और चौथा और मेजर सिम्टम होता है कि अगर उनके यूरिन में थोड़ा गाढ़ापन है या उनकी यूरिन में ब्लड आता है। तो ये चार सिम्टम्स हैं जो पेशेंट हमेशा आके बोलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें शुरू हो गई। इसके अलावा पेशेंट एक कॉमन सिम्टम बोलते हैं जिसमें कहते हैं कि उनके फेस पर स्वेलिंग हो रही है, जो सुबह के टाइम ज़्यादा रहती है और शाम के टाइम उनकी कम हो जाती है, या फिर दोनों पैरों में उनके स्वेलिंग हो जाती है। तो इससे सबसे पहले हम लोग इस जानने की कोशिश करते हैं इसका कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए उनकी हिस्ट्री ली जाती है प्रॉपर, और ऐसा देखा जाता है कि या तो पेशेंट डायबिटिक होता है, या पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है, या उसको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा होता है, यूटीआई हो रहा होता है, या फिर कोई ऐसी ड्रग वो ले रहा होता है पहले, जैसे कि मान लीजिए अगर वो जो पेन किलर्स होती हैं वो अगर बहुत दिनों तक यूज़ कर ले, 3-4 महीने 6 महीने अगर लगातार यूज़ करता है तो भी किडनी पे इफेक्ट आता है। एक बहुत कॉमन सी ड्रग होती है पैरासीटामॉल, जिसको हम लोग फीवर में यूज़ करते हैं, वो हेरिनोटॉक्सिक ड्रग है, और वो बहुत लगातार यूज़ करने से, फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से किडनी पे इफेक्ट आता है उसका। तो पहले ये हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी कंडीशन क्या है इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक इन्वेस्टिगेशन KFT, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, यूरिनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यूरिया और क्रिएटिनिन होता है। तो यूरिया बढ़ा हो या क्रिएटिनिन अगर किसी पेशेंट का बढ़ा है, इसका मतलब किडनी में डैमेज स्टार्ट हो गया है। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयुर्वेद में 8 प्रकार के जो है हमें बताए गए हैं किस तरह से हम रोगों का ज्ञान करेंगे। उसमें सेकंड नंबर पर मूत्र आता है, पहले नंबर पे तो नाड़ी देखी जाती है, सेकंड नंबर पे मूत्र आता है। तो मूत्र को हम अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, उसमें उसकी गंध देखी जाती है, उसका कलर देखा जाता है, उसका कंसिस्टेंसी देखी जाती है। इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इसको किस प्रकार का रोग हुआ है, और उसके बाद जब एक बार हमें फाइनल हो जाता है कि इसको इस तरह की डिजीज़ है, तो 2 इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है, एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरा अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है। किडनी का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। ऐसा होने के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और ट्रीटमेंट के लिए हम 2 तरह के ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद में, एक शमन चिकित्सा है और एक शोधन चिकित्सा है। शमन चिकित्सा में हम दोषों को वहीं पर पैसिफाई कर देते हैं जहाँ पर है, और शोधन चिकित्सा में हम बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, जिसको आजकल डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। तो दोनों तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शमन और शोधन, इनके बारे में भी और थोड़ा सा डिटेल बताइए, और पंचकर्मा किस तरह से आज के समय में किडनी की समस्याओं से पार पाने के लिए लाभदायक साबित हो रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। शमन चिकित्सा देखिए, आयुर्वेद को जो ट्रीटमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो शमन चिकित्सा, जिसको पैलेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। पैलेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जिस तरह की कोई दोष हमारे शरीर के अंदर, वात पित्त कफ में से कोई दोष जो डेवलप हुआ है, उसको औषधियों के द्वारा या आहार विहार के द्वारा वहीं पे शांत कर दिया जाए। दूसरा होता है शोधन चिकित्सा, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन या पंचकर्म कहते हैं। इसमें जो भी दोष हमारे एक्सेसिव हैं, ज़्यादा जो बॉडी के अंदर हार्मफुल हैं, उनको हम किसी न किसी रास्ते से बाहर निकाल दें। तो ये दोनों ट्रीटमेंट है। ज़्यादा इफेक्टिव पंचकर्म या शोधन चिकित्सा होती है। तो पंचकर्म आजकल बहुत कॉमन हो रखा है, पंचकर्म बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको एलोपैथ में कह लीजिए या मॉडर्न एरा में हम लोग उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये 2 तरह से होता है, या 3 तरह से कह सकते हैं। एक होता है हमारे GIT के लेवल पर, दूसरा होता है टिश्यू लेवल पर, और तीसरा होता है सेलुलर लेवल पर। तो जो पंचकर्म एक्चुअली है वो सेलुलर लेवल पर होता है। जो हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं वो हमारा GIT के लेवल पर है, कि हमने ज़्यादा पानी पी लिया और हमने कुछ ऐसा ले लिया जिससे परगेशन हो गया, मोशंस अधिक हो गए, तो ये जो है ये हम GIT के लेवल पे करते हैं। इससे आगे जा करके हम ब्लड लेवल पे करते हैं, इसको टिश्यू लेवल कहते हैं। और तीसरा होता है सेलुलर लेवल पर। तो 5 प्रकार के जो पंचकर्म हैं, ये तीनों काम करते हैं, हमारी बॉडी को GIT लेवल पर, हमारी बॉडी को टिश्यू लेवल पर और सेलुलर लेवल पर प्यूरिफाई कर देते हैं। इसको हम लोग पंचकर्म कहते हैं। तो पंचकर्म में हमारे थेरेपीज जैसे वमन है, विरेचन है, निरुवस्ती है, अनुवासन वस्ती है और नस्य है। तो ये 5 जो कर्म है, ये पूरी बॉडी का प्यूरिफिकेशन करने के लिए। अगर हम केवल किडनी की बात करें, किडनी रोगों की बात करें, तो इसमें एक हमारी प्रक्रिया होती है विरेचन कर्म और वस्ती कर्म।
विरेचन कर्म का मतलब होता है कि हम पहले तो बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। उसमें बॉडी को हम थोड़ा घी और इन चीज़ों से पहले बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, उसकी अग्नि को, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बढ़ाते हैं, और जिससे उसके टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे जीआईटी में आ जाते हैं। जब जीआईटी में आ जाते हैं तो फिर हम मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन दे करके उसको परगेशन करा देते हैं। तो पेशेंट को एक दिन में 15 से 20 बार उसको मोशंस होते हैं और उससे सारा टॉक्सिन बाहर चला जाता है। इसको हम विरेचन की प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा होता है वस्ती, जिसको हम एनिमा प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें हम जो हमारा रेक्टल रूट है, जो हमारा गुद मार्ग है, वहाँ से हम मेडिसिन देते हैं और वो पक्वाशय में जाती है, कोलन में जाती है, और वहाँ से फिर वो किडनी या कोई प्योरीफाई करती है, उसके आसपास के जितने आर्गन हैं उनको प्योरीफाई करती है। तो ये दो प्रक्रिया, स्पेशली विरेचन और वस्ती, ये दो ऐसे पंचकर्म प्रोसीजर हैं जो किडनी रोगों के लिए बेस्ट में, जो एक तरह से थेरेपेटिक इफेक्ट इनका बेस्ट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे जानकारी दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिकित्सक की निगरानी में और पेशेंट की आवश्यकता को देखते हुए ये कहीं ना कहीं आप लोग सजेस्ट करते होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल के समय में या कोविड काल के बाद हमने देखा है कि घर पर ही लोग बहुत डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप से करते हैं, पानी में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं करते हैं। वो किडनी के लिए कितना सही है, या उससे भी कहीं ना कहीं लंबे समय में किडनी पर अफेक्ट हो सकता है? हाँ, जब कोविड के बाद से ऐसा एक ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग खुद से ही डिटॉक्स करने लग गए या बहुत सारी मेडिसिन खुद से यूज़ करने लग गए। बट वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक तो वो ठीक है कि अगर आप पानी पी रहे हैं या अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं तो किसी के सुपरविज़न में करें। वो ज़रूरी है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविज़न में उसको करें कि डिटॉक्स करना है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो हम पंचकर्म कहते हैं उसके इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग जो है कोई मेडिसिन ले लिया या कहीं पे कोई बात सुन ली और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसको एक किसी अच्छे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ले। ध्यान रखना है कि हमें जब कोई भी चीज़ हम लेते हैं, ये समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई खाना ही क्यों ना हम खा रहे हो, जो हम नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी भी खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव हो जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है। ऐसे पॉइजन अगर है देखें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी मेडिसिनल डोज में उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई भी चीज़ बॉडी के लिए बहुत अच्छी या बहुत बेकार नहीं होती है। उसका डोज कैसा होना चाहिए, उसको आप यूज़ कहाँ करते हो और क्यों यूज़ कर रहे हो, और किसी की सुपरविज़न में, किसी वैद्य की, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सुपरविज़न में करोगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, पानी को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती हैं, सुनाई देती हैं कि पानी एक दिन में इतना पीना चाहिए, इतने ग्लासेस पीना चाहिए। सही मात्रा एक दिन में पानी का इंटेक कितना होना चाहिए, और हद से ज़्यादा पानी पीना क्या किडनी को प्रभावित करता है? जी बिल्कुल ऐसा है कि पानी पीना बहुत अच्छी बात है, पानी पीना चाहिए। और पानी इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए उनको हाइड्रेशन उनका ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो तभी काम कर पाती हैं जब हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होती है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि जैसे लोग कहते हैं कि इतना पानी पीना चाहिए, उतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने अनुसार पानी पीना है, जहाँ पर आपको प्यास ना लगे, बस इस बात का ध्यान रखना है। कि जब हमें लगता है कि जैसे हमने सुना कि किसी ने कहा कि 10 ग्लास पानी पीना है, किसी ने कहा 6 ग्लास पानी पीना है, किसी ने कहा 5 ग्लास पानी पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अलग है और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमको कितनी ज़रूरत है पानी की, हमको प्यास ना लगे, हमारे अंदर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ना हो, वो इम्पोर्टेंट है। एक अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो दिन भर में अगर टोटल देखा जाए तो 2 से 2.5 लीटर पानी चाहिए होता है बॉडी के अंदर। इतना पानी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें धूप में जाना होता है, हमारे पसीने निकल रहे होते हैं, हमें काम करना होता है और एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी है। जैसे आजकल विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में हमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पसीना नहीं आ रहा है। तो और जब हम समर सीजन में जाएंगे तो समर में हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो वेरी करेगा वो, हम 1.5 लीटर से और 2.5 लीटर पहुंच जाएंगे अपने आप। तो ऐसा फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हमको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जिसमें हमारा ओरिएंटेशन ठीक चल रहा हो, हमारी फंक्शनिंग ठीक चल रही है, उतना पानी पीना है। तो एक मिनिमम अमाउंट हम मान के चलते हैं कि 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर के बीच में हर सीज़न के लिए अच्छा है। जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें वाटर ओवरलोडिंग नहीं करनी, क्योंकि किडनी ओवरलोड कर लेता है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी पिया तो उस पर एक तरह से ओवरलोड होगा फिल्ट्रेशन का। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किडनी के पेशेंट्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 1.5 से 2 लीटर से ऊपर कभी वो ना पिए, बार बार पानी पीने की कोशिश ना करे वो।
किडनी के पेशेंट में पॉलीयूरिया होता है, बार बार उसको जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि भले वो बार बार जाता हो लेकिन वाटर इनटेक उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी पे ओवरलोड आएगा और किडनी डैमेज होगी, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा है कि कोशिश करे हर व्यक्ति आज की डेट में जैसा कि बॉइलिंग वाटर यूज़ करे। जो बॉइलिंग वाटर है वो बहुत अच्छा फॉर्म है वाटर का, जिससे बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि उसमें नहीं होते हैं और हम बच जाते हैं चीज़ों से। तो अगर हम सुबह के टाइम एक जो है वाटर को बॉयल कर लें और उसको रख दें उठा करके, और मिट्टी के बर्तन में रखें तो बहुत अच्छा है, उसको रख दें और दिन भर उसका यूज़ करते रहें, भले वो ठंडा हो जाए, दिन भर यूज़ करते रहें। दिस इज़ द बेस्ट फॉर किडनी डिजीजेस। डॉक्टर साहब, जब किडनी की बात आती है तो आजकल किडनी में स्टोन, ये बीमारी भी बहुत आम होती जा रही है और कई लोगों में मल्टीपल स्टोन्स भी देखने को मिलती हैं और एक बारी उपचार के बाद भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। तो ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसका उपचार आयुर्वेद में किस तरह से संभव है? देखिए, इसमें ऐसा नहीं कहा सकता कि कोई पर्टिकुलर कारण है इसके पीछे। इसके पीछे हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन कैसा है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो भी हम शरीर के अंदर लेते हैं वो बहुत क्रूड फॉर्म में होता है। उसके बाद वो लीवर में जाता है, मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर वो किडनी से फिल्टर आउट होने की कोशिश करता है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें हमको लगता है कि स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनको फिर किडनी ठीक से उनको फिल्टर नहीं कर पाती। तो जो फिल्टर नहीं कर पाती एक जगह पे इकट्ठा होते रहते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट कहते हैं, इसके क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये इकट्ठे होते रहते हैं। इकट्ठे होने के बाद एक स्टोन फॉर्म बना लेते हैं। जब ये स्टोन फॉर्म बना लेते हैं, कोई भी ऑर्गन जो बॉडी के अंदर होता है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है। अगर उसके अंदर एक स्टोन चला गया तो फिर वो आसपास की चीज़ों को डैमेज करता है। तो जनरली जो हमारा स्टोन होता है वो आसपास की चीज़ों, आसपास के सेल्स को डैमेज करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो एक तरह से अंदर स्वेलिंग हो जाती है, किडनी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो एक बड़ा कारण है सीकेडी का। तो स्टोन फॉर्मेशन भी एक बड़ा कारण है किडनी डिजीज़ का। तो इस बात को भी मैं ध्यान रख, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि जो वाटर हम क्रूड यूज़ करते हैं उसको, इसकी जगह हम बॉइलिंग वाटर यूज़ करेंगे तो वो इन चीज़ों से हमें बचाव करेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे पत्ता गोभी है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी क्रूड फॉर्म है। दूसरा, हमें कच्ची सब्जियां खाने से बचना है। जैसे हम गाजर खा लेते हैं, मूली खा लेते हैं, ये हम कच्चे यूज़ कर लेते हैं, टमाटर भी खा लेते, कच्चे यूज़ करते हैं, इनसे बचना है। पकी हुई सब्जियां खाएं जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहे और इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप ना हो। डॉक्टर साहब, आज के समय में डायलिसिस के मामले भी तेजी से देखे जा रहे हैं, तो डायलिसिस की वो स्टेज कब आती है, कब एक व्यक्ति को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और क्या इससे बचा जा सकता है आयुर्वेद के जरिए? हाँ, बिल्कुल। इसमें देखिए, इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम किसी भी किडनी के पेशेंट्स का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपिक। तो जो यूरिन का है वो रूटीन और माइक्रोस्कोपिक। तो उसमें ये ज़रूर है कि हमें ये देखना है कि उसमें कोई, जैसे यूरिन में कोई क्रिस्टल तो नहीं आ रहा है, या फिर उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है, या फिर प्रोटीन तो नहीं आ रहा है उसके अंदर। ये पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है। अगर उसमें हैवी प्रोटीन यूरिया है, मींस अगर ज़्यादा प्रोटीन बाहर आ रहा है, तो फिर हमको जाना होता है कि हम देखें उसकी क्रेटिनिन लेवल क्या है और यूरिया लेवल क्या है। यूरिया लेवल तो फिर भी थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, बट क्रिएटिनिन लेवल, जिसे मैंने बताया था, क्रिएटिनिन जो है वो अगर बढ़ा हुआ है शरीर के अंदर, तो ये इसका मतलब है कि रीनल टिश्यू डैमेज होने लग गया, पहली बात। दूसरी चीज़, कितना डैमेज हुआ है इसको जानने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड कराने से हमको ये पता लगता है कि कहीं किडनी का साइज़ छोटा तो नहीं हो रहा है। और किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में बहुत फाइन लाइन होती है। अगर ये कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन अगर ठीक है तो डरने की ज़रूरत अभी नहीं है आपको। लेकिन अगर ये कॉर्टेक्स मेडुला का डिफरेंशिएशन डिस्टर्ब होने लग गया है तो फिर आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। आयुर्वेदिक उपचार वहाँ तक बहुत अच्छा है जहाँ पर कॉर्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन बिल्कुल बढ़िया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें सीकेडी है, क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है अगर किडनी का, तो आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेकिन जो एलोपैथिक पैरामीटर है उसमें अगर वो 5 से ऊपर हो जाता है क्रिएटिनिन, तो डायलिसिस कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्रिएटिनिन लेवल कितना भी हो, अगर स्ट्रक्चर ठीक है, अगर किडनी का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, तो वो ठीक हो जाता है पेशेंट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करें, ऐसे पौधों की बात करें, कौन कौन से ऐसे विशेष रूप से ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल किडनी संबंधी रोगों के उपचार में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं? बहुत सारी हैं ऐसी तो, लेकिन 4-5 बहुत मेन जो है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो गोक्षुर है, बहुत लोग गोखरू के नाम से जानते हैं उसको।
इसके अलावा पुनर्नवा है जो शाक के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा गिलोय है ना, मुलेठी है। ये ऐसी कुछ औषधियाँ हैं जो बहुत कॉमन है हमारी जो किडनी डिजीज में यूज़ की जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा 10 मूल एक करके जड़ी बूटी, 10 चीज़ें होती है उसके अंदर, वो बहुत कॉमन है। अगर 10 मूल का क्वास रेगुलरली हम यूज़ करते रहें अपने घर में भी, तो उससे बहुत सारी डिजीज़, मतलब स्पेशली किडनी डिजीज़ से हमें बचाव हो सकता है। इसके अलावा जैसे चौलाई होती है, चौलाई का शाक अगर यूज़ करते रहें तो उससे हमें स्टोन से बचा जा सकता है। इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई ऐसे लोग हैं जो एक किडनी पे सरवाइव कर रहे हैं किसी कारणवश। उनको किस तरह से अपनी जीवन शैली में सुधार लाना चाहिए, या किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि जो एक किडनी पे डिपेंडेंसी है उसके सहारे उनका जीवन आगे बेहतर रह सके? हाँ, एक किडनी वालों को थोड़ा ही ध्यान रखना है कि देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा तो कम होगा, क्योंकि जहाँ पर 2 किडनियाँ हैं वहाँ पूरा लोड एक किडनी के ऊपर आ रहा है। तो उन्हें यही ध्यान रखना है, एक तो ओवरलोडिंग उन्हें जो है वाटर की नहीं करनी है, ज़्यादा वाटर नहीं लेना है, जितना ज़रूरत है उतनी ही वाटर लेने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है, हरी सब्जियां खाने की ज़रूरत है। बस एक उसमें ध्यान रखना है कि पालक से दूर रहें, पालक नहीं खाना उन्हें। और अगर जैसे ये आपका चुकंदर है ना, इसको नहीं यूज़ करना है, आलू नहीं यूज़ करना है, इनका ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, इन चीज़ों को थोड़ा अपने डाइट से दूर रखें तो बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाजर आप ले सकते हैं, जितना मर्जी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों को अगर आप अपने डाइट में यूज़ कर लें, और डाइट में जो चीज़ें नहीं लेनी है उसको लें, हैवी प्रोटीन डाइट ज़्यादा यूज़ ना करें, और दालों को, मोटी दालों को यूज़ ना करें, तो ऐसा कुछ विशेष ऐसी चीज़ होती नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि एक किडनी वालों को एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्हें हाइजीन मेंटेन रखना है। अगर बार बार यूटीआई उनको होगा तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस जो होते हैं जिनमें सिंगल किडनी है उनके यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको ये हाइजीन बहुत मेंटेन रखना है और अननेसेसरी वाली ड्रग्स से बचना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि प्रोटीन कम, तो कई बार हमने सुना है कि मोटी दालें नहीं खाएं, प्रोटीन कम लें जिनको किडनी संबंधी समस्याएं होती हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रोटीन क्या नुकसान पहुंचाता है, और ऐसे में फिर उसकी कमी किस तरह से पूरी की जा सकती है शरीर में, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में बहुत नेसेसरी चीज़ है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि प्रोटीन कम लो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रोटीन सोर्स हटा दें। ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो है अपने आप में ऐसी इतनी कैपेबल है कि वो आपकी कमी, प्रोटीन की कमी को इतनी आसानी से कम नहीं होने देगी। दूसरी चीज़ यहाँ रखना है कि कम क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हम हैवी प्रोटीन की चीज़ें लेते हैं तो वो प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग में और सेल्स की बिल्डिंग में काम आता है। लेकिन यही प्रोटीन जो है फिल्टर आउट भी होना होता है। और 2 तरह का प्रोटीन बॉडी के अंदर, एक माइक्रो प्रोटीन कहते हैं, एक मैक्रो प्रोटीन कहते हैं। तो मैक्रो प्रोटीन जनरली फिल्टर आउट नहीं होता है। तो जब ये किडनी डिस्टर्ब होती है और मैक्रो प्रोटीन आपका फिल्टर आउट नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बॉडी को एक तरह से नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें जो कि फिल्टर ना हो सके। तो स्पेशली प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट जो है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो तुरंत ये और अमोनिया हाईली टॉक्सिक है बॉडी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें जो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें ऐसी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास फिल्ट्रेशन ठीक है, उनका फिल्ट्रेशन आराम से हो सकता है। तो प्रोटीन पहले डिग्रेड होगी, डिग्रेड होने के बाद फिल्टर आउट हो जाएगी। लेकिन जिसके पास ऐसी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर क्या किडनी के लिए एक खतरे की घंटी है? जी, खतरे की घंटी नहीं, बड़ा कॉज है। डायबिटीज़ के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो हाइपरटेंशन ही है। हाइपरटेंशन में जो हमारा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, मतलब जो नीचे का ब्लड प्रेशर, जैसे 120 और 80 होता है, तो 80 नीचे का जो ब्लड प्रेशर है हमारा, वो हमारी सेल्स को या वेसल्स को डैमेज करता है अगर बढ़ा होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो सर्वे हम लोग करते हैं, जो हमें केसेस मिलते हैं, तो सबसे बड़ा कारण तो डायबिटीज़ है, लेकिन सेकंड नंबर पे आता है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। तो जो पेशेंट बहुत दिनों से हाइपरटेंसिव है, बहुत दिनों से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको नेफ्रोपैथी यानी किडनी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, उनकी किडनी स्वस्थ रहे, जिनको किडनी संबंधी रोग नहीं है, और जिनको है उन्हें क्या करना चाहिए? चलते चलते कोई सलाह? मैं बस दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किडनी रोगों से बचना है तो सबसे पहले तो आपको अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा, और लाइट जो हल्के खान पान है उनका प्रयोग करेंगे, और अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने खान पान का जो है चुनाव करें।
और बाहर की चीज़ों से बचें, अधिक मसाले वाली चीज़ों से बचें, अधिक मीठी चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से बचना है। अल्कोहल का सेवन इसमें जो है बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप किडनी डिजीज़ से बचना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अर्ली सिम्टम्स को पहचान लें। अगर आपको शुरू के सिम्टम मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था, वो मिलते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, आप बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और किसी आयुर्वेद की का ट्रीटमेंट लीजिए, उससे आप बच सकते हैं किडनी रोगों से। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।